हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि मेरा वीडियो हमेशा 10 बजे या 10:30 पे आ जाता है मोस्टली, वैसे मैक्सिमम 10 बजे ही आता है मॉर्निंग में। आज संडे है, संडे को वीडियो ऑलवेज मेरा लेट आता है। क्लियर? तो देखो दोस्तों, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मेरा ओपीएस आज काम नहीं कर रहा है 2 दिन से, तो मैंने उसकी रिपोर्ट करी है। अब देखते हैं, जल्दी रिजोल्यूशन हो जाएगा। देयर आफ्टर वी अगेन स्टार्ट। क्लियर? देखो, मोदी का एजेंडा पढ़ेंगे इसमें। मोदी का एजेंडा क्या है? G20 समिट में और नाइजीरिया और गुआना कंट्री में जाने वाले हैं। क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं मोदी साहब, और इसमें कौन कौन से पॉइंट पर डिस्कस किया जा सकता है इन ब्राजील में, नाइजीरिया में और गुआना कंट्री के अंदर। क्लियर? देन आफ्टर हम पढ़ेंगे एक्सोडस ऑफ यंग टैलेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे देश के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं और जिनका नाम है संजीव खन्ना। और एक फंक्शन हुआ था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक फंक्शन किया था और इनको फैसिलिटेट करने के लिए अब इसमें उन्होंने ऐसी क्या बात बोल दी, जो यंग टैलेंटेड हैं, जो एडवोकेट हैं यंग टैलेंटेड के, वो जा रहे हैं, मतलब लीगल लिटिगेशन को छोड़कर दूसरे प्रोफेशनल में जा रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए, उनको इवन हमारा जस्टिस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा क्या बोल दिया संजीव खन्ना जी ने, जो कि हमें उस पर गमन करना चाहिए, इवन उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, एग्जीक्यूट भी करना चाहिए इंडिया में। इवन मैं आपको बताऊं कि जस्टिस सिस्टम में ही नहीं, इस चीज को हर फील्ड में एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर यंग टैलेंटेड की वैल्यू नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि आज की दुनिया में स्किल्ड वर्कफोर्स की वैल्यू है, एक्सपीरियंस की वैल्यू है, और यंग टैलेंट को मौका नहीं मिलता है। अब यंग टैलेंट को मौका नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वो दूसरी फील्ड में जाएगा। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बैकग्राउंड उसका स्ट्रांग है फाइनेंशियली, तो वो कैसे भी कैपेबल कर लेगा। देन आफ्टर अगर वो फाइनेंशियली वीक है घर से, या फिर उसका बैकग्राउंड वीक है, तो उसे बड़ी प्रॉब्लम होगी यंग टैलेंट को जुडिशरी में काम करने पर। अपन डिटेल में जानेंगे क्या बोला है। क्लियर? देन आफ्टर सेफ हार्बर क्रॉस फॉर सोशल मीडिया। जैसे कि आप जानते हो कि सोशल मीडिया आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि हर आदमी सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? और इसी के साथ कई सारे इंडिया में पॉपुलेशन 144 करोड़ पॉपुलेशन है, और 144 करोड़ पॉपुलेशन में ऐसी पॉपुलेशन ज़्यादा है जिनको नॉलेज नहीं है, और जो क्या करते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन। और हमारे इंडिया में जो आईटी एक्ट 2000 है, उसमें एक क्लॉज है 79, सेक्शन 79 है, जो क्या डिफाइन करता है, वो इम्यूनिटी देता है इस प्लेटफॉर्म को। अब क्या बोल रहे हैं अश्वनी वैष्णव जी, तो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर इसके बाद इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, यूनिकॉम एग्रीमेंट। और यूनिकॉर्न क्या है इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। क्लियर? देन आफ्टर लास्ट है, डीआरडीओ ने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर लिया है। अब ये क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये क्या करेगी, इसकी रेंज कितनी है, क्लियर, ये भी बताऊंगा। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मोदी एजेंडा डिस्कशन इन G20 नाइजीरिया एंड गुआना। क्या है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि G20 की समिट होने जा रही है ब्राजील कंट्री में। कहां पर होने जा रही है? ब्राजील कंट्री में G20 की समिट होने जा रही है। और आपको मालूम है कि 2023 की G20 की समिट हमारे इंडिया में हुई थी। जैसा कि जो बच्चा होगा, गांव का बच्चा भी होगा, उसको मालूम हुआ कि G20 की समिट 2023 की इंडिया में हुई थी। अब क्यों पता होगा? क्योंकि इंडिया ने इसका इतना एडवर्टाइजमेंट किया था। इवन आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं एक मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और एक छोटी सिटी है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर सिटी। और ग्वालियर सिटी में हर साल मेला लगता है, और इवन 2023 के मेला में, 2023 का मेला, 2024 का मेला और 2023 के मेला में इतना एडवर्टाइजमेंट किया था इसका G20 समिट का। इवन मेले में जो हर आदमी आ रहा था उसको मालूम था कि 2023 की समिट कहां पर होनी है, इंडिया में होनी है। तो क्लियर? तो इसका बड़ा ही रीजनल लेवल पर बड़ा प्रमोशन किया था। क्लियर?
सॉरी, देखो अब इसके पहले मोदी साहब जाने वाले हैं नाइजीरिया कंट्री में। कहां पर जाने वाले हैं? नाइजीरिया कंट्री में जाने वाले हैं, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, नाइजीरिया में जाने वाले हैं। अब नाइजीरिया में जाके क्या करेंगे? तो नाइजीरिया में मोदी साहब पहली बार जा रहे हैं। क्लियर? ये भी याद रखना, मोदी साहब इतने साल हो गए मोदी साहब को रूल करते हुए हमारे इंडिया में, बट नाइजीरिया कंट्री में पहली बार जा रहे हैं। और ये नाइजीरिया कंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी? वर्ल्ड की नहीं, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। याद रखोगे, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, याद रखोगे। अब दोस्तों क्या है कि नाइजीरिया में क्या डिस्कस करेंगे? तो नाइजीरिया से डिस्कस करना है इंडिया को स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। क्या डिस्कस करना है? स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। इवन मुझे लगता है कि इंडिया को सारी अफ्रीकन कंट्री से पार्टनरशिप करना चाहिए, क्योंकि हालांकि ये देश अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ब्लैंक कॉन्टिनेंट तो कहा जाता है, बट इसमें नेचुरल रिसोर्स इतना है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर इंडिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्रियों से अच्छे रिलेशन रखती है तो इंडिया का बड़ा ही बेनिफिट है फ्यूचर में। मैं आपको रियल बता रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, इंडिया का बड़ा ही बेनिफिट है अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री से रिलेशन इंडिया रखती है तो। अब नाइजीरिया में अभी गए हैं मोदी साहब, आप जानते हो कि मोदी साहब अभी नाइजीरिया कंट्री में ही हैं। 16 और 17 नवंबर को गए थे, मींस आज भी ये नाइजीरिया कंट्री में है। कल ये नाइजीरिया कंट्री गए थे और आज भी नाइजीरिया कंट्री में है। देन आफ्टर ये कल जाएंगे 18 नवंबर और 19 नवंबर ब्राजील में। ब्राजील में कहां पर? रियो दो जेनेरियो में। क्लियर? ब्राजील में क्या है? ब्राजील में G20 की समिट है। अब G20 की समिट में मोदी साहब हमारे क्या एजेंडा लेके गए हैं? क्या एजेंडा लेके गए हैं मोदी साहब G20 समिट में? यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो आपको पता हो कि 2023 में जब इंडिया में समिट हुई थी G20 की, तो उसकी थीम थी, थीम क्या थी? थीम जान लीजिए पहले। इसकी थीम थी, मैं आपको बता देता हूं, इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। क्या है? वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। 2023 की जो इंडिया में G20 की समिट हुई थी, इसकी थीम थी। क्लियर? अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि इसका मतलब क्या है? सर ये तो बताइए कि वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर का मतलब क्या है? देखो, आप जानते हो कि हमारा जो पृथ्वी है इसमें कई सारी कंट्रियां हैं, और कई सारी कंट्री में कई सारे लोग बाग भी रहते हैं। कई डिफरेंट लोग बाग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन रहता है, डिफरेंट वी कैन से कलर, डिफरेंट कलर के लोग बाग रहते हैं, डिफरेंट फेस के लोग बाग रहते हैं। बट क्या है कि अगर इस अर्थ को हमने एक फैमिली समझ लिया कि ये हमारा अर्थ एक फैमिली है, तो क्या होगा कि लोग बाग, दूसरे कंट्री के लोग बाग भी एक दूसरी कंट्री की मदद करेंगे। अगर हम सारे अर्थ को एक फैमिली कंसीडर कर लें तो ये बेनिफिट किसके लिए होगा? ये बेनिफिट होगा जो कंट्रियां प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? कि जो कंट्रियां प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उनके लिए बड़ा ही बेनिफिट होगा। मींस एक अर्थ, एक फैमिली और एक फ्यूचर। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक फैमिली कंसीडर करो और एक अर्थ कंसीडर करके उसकी मदद करो। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी साहब का एजेंडा यही है कि वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, दैट इज अ एजेंडा एंड दैट इज वाज आल्सो अ थीम ऑफ द G20 समिट हेल्ड इन 2023 इन इंडिया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और दूसरा एजेंडा क्या लेके गए हैं मोदी साहब? मोदी साहब लेके गए विजन ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ समिट। अब विजन ऑफ ग्लोबल साउथ समिट क्या है? देखो, इंडिया क्या कर रही है
कि ये ग्लोबल साउथ समिट है ना, इसको 2 साल से अपने इंडिया में कंडक्ट करा रही है। लगातार 2 साल से समिट हो रही है इंडिया के अंदर। क्लियर। अब ये समिट है क्या सर? तो आप जानते हो कि जितने भी साउथ की कंट्रियां हैं ये सारी डेवलपिंग कंट्रियां हैं या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रियां हैं। तो क्या है कि इनकी वॉइस भी वी कैन से ग्लोबल इशू में इनकी वॉइस भी सुनी जाए। दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। समझ रहे हो? ग्लोबल साउथ समिट का मतलब क्या है कि इनकी भी ग्लोबली वैल्यू सुनी जाए, इनकी वॉइस सुनी जाए, जो कि लीस्ट डेवलप कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्री हैं। क्लियर। तो G20 में ये भी डिस्कस किया जाएगा। देन आफ्टर और क्या डिस्कस किया जाएगा? इसके साथ साथ ये सारे पॉइंट है जो G20 में मोदी साहब लेके गए हैं। क्लियर, याद रखना। देन आफ्टर हमारे मोदी साहब जाएंगे गुआना कंट्री में। गुआना कंट्री कहां पर है? गुआना कंट्री है साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। देखना आप, ब्राजील के ऊपर देखना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के हैं, एक गुआना कंट्री है। और गुआना कंट्री बड़ी फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उनका प्रेसिडेंट का? इरफान अली। इरफान अली ये जो प्रेसिडेंट है ये इंडिया में आए थे और चीफ गेस्ट थे। किसमें सर? प्रवासी दिवस में। चीफ गेस्ट इन 17th प्रवासी दिवस, 17 भारतीय प्रवासी दिवस। क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस, 17 प्रवासी दिवस, जो कि इंदौर में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। उसमें चीफ गेस्ट थे गुआना के प्रेसिडेंट इरफान अली। याद रखोगे? याद रखोगे कि नहीं रखोगे? मैंने आपको बताया। अब गुआना में होगा क्या? गुआना में क्या करेंगे मोदी साहब? तो देखो, सबसे पहले गुआना में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। देखो, गुआना में इंडिया की सेकंड इंडिया वी कैन से कैरीकॉम समिट होने जा रही है। अब सर ये कैरीकॉम क्या है? कैरम जैसा दिख रहा है कैरीकॉम। ये कैरीकॉम एक ग्रुप है। कैरीकॉम किसका ग्रुप है? 20 कंट्री का ग्रुप है। अब 20 कंट्रीज कौन सी? देखना आप, कैरेबियन आइलैंड की जो छोटी छोटी कंट्री हैं उनको ग्रुप है, उनका एक कैरीकॉम ग्रुप। और इंडिया का रिलेशन बढ़ाने के लिए इंडिया और कैरीकॉम कंट्री की समिट भी है। क्लियर, गुआना के अंदर। तो इंडिया सेकंड इंडिया कैरीकॉम समिट को भी अटेंड करेंगे मोदी साहब। क्लियर। देन आफ्टर गुआना से, देन आफ्टर इसके बाद एक कैरिबियन कंट्री है जिसका नाम याद रखना, कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिया कंट्री। ये कैरिबियन कंट्री है, छोटा सा आइलैंड है। ये कंट्री अपना हाईएस्ट नेशनल ऑनर देने जा रही है मोदी साहब को। याद रखना कि क्या है, मोदी साहब की इतनी वैल्यू है इंटरनेशनली कि इनको अभी कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनो कंट्री का एक नेशनल ऑनर मिलने वाला है। अब ये नेशनल ऑनर क्यों दिया जा रहा है इनको? क्योंकि मोदी साहब ने, हमारी इंडिया ने, जब कोरोना आया था, कोविड-19 आया था जब वर्ल्ड में, तो इस कंट्री ने, हमारी इंडिया ने, इस छोटी सी कैरेबियन आइलैंड की बड़ी मदद करी थी। क्या करी थी? कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनो कंट्री, जो कि कैरेबियन कंट्री है, इसकी बड़ी मदद करी थी। तो इसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिना कंट्री मोदी साहब को ऑनर कर रही है और नेशनल का सबसे बड़ा अवार्ड देने जा रही है मोदी साहब को। जब ये गुआना में जाएंगे G20 समिट के बाद, तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि मोदी साहब के क्या एजेंडा है इन 3 कंट्री में जाने के। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी, एक्सोडस ऑफ यंग टैलेंट फ्रॉम लिटिगेशन प्रैक्टिस। देखो, आप जानते हो कि हमारे इंडिया के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं जिनका नाम है संजीव खन्ना। क्या नाम है? संजीव खन्ना साहब नए चीफ जस्टिस बन गए हैं ऑफ इंडिया के। क्लियर। अब इनका स्वागत बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने
क्या किया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम रखा जिसको बोला फेलिसिटेशन प्रोग्राम। क्लियर। इस प्रोग्राम में इनको सम्मान देने के लिए, कि नए चीफ जस्टिस बने हैं, इनको सम्मान देने के लिए बुलाया गया और इन्होंने इसमें मीटिंग में क्या बोला, एक बहुत बड़ी बात बोल दी प्रोग्राम में। और मुझे लगता है कि ये बात पूरे इंडिया में हर प्लेटफॉर्म में इंप्लीमेंट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि क्या है, इन्होंने बोला कि जो यंग टैलेंट है, जो कि एडवोकेट है, यंग टैलेंट जो नए नए बच्चे होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो इस फील्ड को छोड़ते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं, जस्टिस सिस्टम को छोड़ते जा रहे हैं और दूसरी फील्ड को पकड़ रहे हैं। अब इसका कारण क्या बोला इन्होंने, कि ऐसा हो क्यों रहा है कि जो बच्चे नए टैलेंट आ रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं, वो इस फील्ड को एग्जोडस क्यों कर रहे हैं, इस फील्ड को छोड़ते क्यों जा रहे हैं, ये लिटिगेशन प्रैक्टिस को क्यों छोड़ते जा रहे हैं। तो इसका एक कारण है। इसका कारण क्या है, सोशल, फाइनेंशियल एंड सोशल सिक्योरिटी। क्या है, आप जानते हो कि जो यंग टैलेंट होते हैं वो लीगल प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, उनको रिम्यूनरेशन नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। पैसा जब तक नहीं मिलेगा, इवन आप किसी भी फील्ड का देख लीजिए, अगर कोई भी उसको स्टार्टिंग में पैसा नहीं मिलेगा तो कोई काम में इंटरेस्ट ही नहीं करेगा। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने, इन्होंने एक बात बोली कि जो यंग टैलेंट है, यंग टैलेंट को मिनिमम रिम्यूनरेशन प्राइस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, मिनिमम रिम्यूनरेशन सपोर्ट मिलना चाहिए स्टार्टिंग में। जिससे क्या होगा, अगर गवर्नमेंट मिनिमम रिम्यूनरेशन सपोर्ट देगी तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि यंग टैलेंट को अपना प्रैक्टिस करने में कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि क्या है, आजकल जानते हो कि फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर कोई बच्चा का बैकग्राउंड अच्छा है तो वो एडजस्ट कर लेता है, या फिर किसी के फादर हाई कोर्ट के जज हैं, या फिर किसी के फादर बड़े ही जज हैं, और या फिर उसके फादर बड़े एडवोकेट हैं, तो वो तो मैनेज कर लेता है। बट जो बच्चा पहली बार इस फील्ड में आया है, लिटिगेशन में आया है, तो उसे बड़ी दिक्कत पड़ती है स्टार्टिंग में लीगल प्रैक्टिस करने में। क्या करने में, लीगल प्रैक्टिस करने में बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि उसको मिनिमम प्राइस नहीं मिलती, मिनिमम रिम्यूनरेशन नहीं मिलता, फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं संजीव खन्ना जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि उन्होंने बोला कि क्या होना चाहिए कि हर बच्चे को जो लीगल प्रैक्टिस कर रहा है उसके पास कम से कम उसको गवर्नमेंट मिनिमम रिम्यूनरेशन प्राइस दे, मिनिमम रिम्यूनरेशन प्राइस दे हर बच्चे को गवर्नमेंट। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि जो यंग टैलेंट है वो प्रैक्टिस कर सकेगा, किसकी, लीगल प्रैक्टिस कर सकेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो संजीव खन्ना जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्ट अ मिनट। तो हर बच्चे को एक लीगल प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीगल प्रैक्टिस होना चाहिए। वीकेंड से लीगल प्रैक्टिस करते रहे कोर्ट के अंदर जो, और उससे सरकार उसकी रिम्यूनरेशन हेल्प भी करते रहे। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, ये मेंशन करके आना, ये पेंडेंसी ऑफ केस में भी इंपॉर्टेंट में आ सकता है ये पॉइंट, कि संजीव खन्ना जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है कि जो यंग टैलेंट है वो खोते जा रहा है, वो जस्टिस सिस्टम में इंटरेस्टेड ही नहीं है, एडवोकेट बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पर उसको फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या होती है, फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको वीकेंड से इसका रेजोल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट को मिनिमम रिम्यूनरेशन सपोर्ट करना चाहिए यंग टैलेंट को कुछ टाइम तक, जिससे वो अपनी लीगल प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सके। समझ रहे हो मेरी बात को, चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर।
नेक्स्ट न्यूज है सेफ हार्बर क्लॉज। क्या है ये सेफ हार्बर क्लॉज फॉर सोशल मीडिया? ये क्या है? देखो, आप जानते हो कि सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है कि इस पर हर आदमी कुछ ना कुछ डालना चाहता है, या फिर अपने फोटो दिखाना चाहता है, या फिर अपनी नॉलेज शो करना चाह रहा है। जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। अपनी नॉलेज का वी कैन से रिप्रेजेंट करना, अपनी नॉलेज को दिखाना और अपने फोटो शो ऑफ करना या फिर अपनी लाइफ स्टाइल दिखाना, ये हमारे सोशल मीडिया का बड़ा ही इंपॉर्टेंट वी कैन से एक प्लेटफॉर्म बन गया है। और ये कुछ तो सही भी है, बट अगर ये फेक है, अगर आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है और इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, तो दैट इज बिकम अ ड्रॉबैक फॉर अवर कंट्री। क्या बन जाएगा? ड्रॉबैक बन जाएगा। और इंडिया में अभी क्या हो रहा है कि इंडिया में इतने सारे वी कैन से फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन हो गई है सोशल मीडिया पर कि मैं आपको क्या बताऊं। इवन आप विश्वास नहीं मानोगे कि हमारा जो आईटी एक्ट है 2000, उसमें इसको प्लेटफॉर्म को इम्यूनिटी भी दी गई है कि अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन आती है तो कुछ नहीं होगा, जो प्लेटफॉर्म को इम्यूनिटी मिलेगी, बिल्कुल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा उसका। तो क्या है कि आप जानते हो कि कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या है उसके बाद यूट्यूब, एक्स, ईटीसी। ये कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना चाहता है, अपनी इंफॉर्मेशन को शो करना चाहता है। क्लियर? अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या, हमेशा ही मोस्टली 80% मिस इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? मिस इन्फॉर्मेशन होती है या फिर फेक न्यूज होती है। फेक न्यूज होती है। अब हमारे यहां पर एक कानून है, क्या है? आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 79। ये क्या करता है? प्लेटफॉर्म ये डिफाइन करता है हैव इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसिक्यूशन ऑन इशू ऑफ डेटा अपलोडेड बाय यूजर। क्लियर? अब क्या है कि हमारे इंडिया में एक आईटी एक्ट है 2000 और उसमें सेक्शन 79 कहता है कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं इनको बराबर इम्यूनिटी है लीगल प्रोसिक्यूशन से। अगर कोई भी यूजर मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज अपलोड करता है सोशल मीडिया पर तो प्लेटफॉर्म को बराबर इम्यूनिटी है, उसके साथ कुछ नहीं होगा। क्लियर? अब क्या हुआ है कि अब चेंज होते जा रहा है वीकेंड से। आप जान रहे हो जो 21st सेंचुरी है और 21st सेंचुरी में कई सारे चेंजेस आए हैं और सोशल मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल किया जाए कि वो जो फेक न्यूज है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उस पर स्क्रूटनी रखें, इवन उसको भी लीगल प्रोसिक्यूशन में डाला जाए, प्लेटफॉर्म को भी। तो यही न्यूज है, इंडिया क्या आप सोच रही है कि लीगल प्रोसिक्यूशन में भी प्लेटफॉर्म को डाला जाए कि वो फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्शन ले, नहीं तो प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज क्या हो रहा है कि कई सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिस पर कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज अपलोड होती है। इवन हमारे इंडिया में क्या है कि आईटी एक्ट 2000 है जो कि रेगुलेट करता है ये सारे प्लेटफॉर्म को, इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसमें एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 79। अब सेक्शन नंबर 79 क्या कहता है, ये प्लेटफॉर्म के पास इम्यूनिटी है, इस सेक्शन में इम्यूनिटी है फ्रॉम द लीगल प्रोसिक्यूशन। किससे? लीगल प्रोसिक्यूशन से उनको इम्यूनिटी है कि अगर कोई भी यूजर मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज डालता है तो प्लेटफॉर्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्लेटफॉर्म लीगल प्रोसिक्यूशन से बिल्कुल फ्री है, इम्यूनिटी है उसके पास। तो सेक्शन 79 ये कहता है। बट अभी गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि इस सेक्शन को रिमूव कर दिया जाए, अमेंड कर दिया जाए, इवन प्लेटफॉर्म को भी रिस्पॉन्सिबल रखा जाए। ये सारे जितने भी फेक न्यूज और मिस इंफॉर्मेशन आ रही है सोशल मीडिया पर, तो इसको कंट्रोल करने का यही एक तरीका है, प्लेटफॉर्म को भी रिस्पॉन्सिबल किया जाए कि वो भी रिस्पॉन्सिबल हो इस फेक न्यूज और मिस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर? तो समझ गए, चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया और जापान ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है यूनिकॉर्न मेट्स। क्या नाम है? यूनिकॉर्न मेट्स। अब सर ये यूनिकॉर्न होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड वी कैन से कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मेस्ट। क्लियर? यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मेस्ट इसका फुल फॉर्म है। अब ये होता क्या है? तो आपने कभी देखा होगा, अगर वारशिप आपने देखा है तो आप नेट पर जाना और वारशिप की फोटो देखना, जो वारशिप होते हैं उनकी फोटो देखना, वारशिप शिप होते हैं उनकी फोटो देखना, तो आपको ऐसा दिखेगा वारशिप। मैं थोड़ा डायग्राम में कमजोर हूं पर आपको दिखा देता हूं मैं, ठीक है? देखो वारशिप होगा, ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे डोम से बना होगा उसके ऊपर, और ऐसे एक मतलब एक ऐसे खड़ा होगा, जो भी है एंगल ऐसे खड़ा होगा। क्लियर? अब ये वारशिप है जो डोम से बना हुआ है, इसमें कई सारे एंटीना हैं। क्या है? कई सारे एंटीना हैं जो कि स्टिल्थ कैपेबिलिटी देता है। क्या देता है? स्टिल्थ कैपेबिलिटी देता है। किसको? वारशिप को स्टिल्थ कैपेबिलिटी देता है। तो क्या है कि इंडिया और जापान ने को डेवलपमेंट वी कैन से दोनों कंट्री मिलकर यूनिकॉर्न को बनाएगी। क्या बनाएगी? दोनों कंट्रियां मिलकर यूनिकॉर्न को बनाएगी, और जो वारशिप है उनको स्टिल्थ कैपेबिलिटी उनकी एनहांस करेगी, कम्युनिकेशन वीकेंड से एनहांस हो जाएगा। इसमें कई सारे एंटीना हैं और डोम शेप का होता है यूनिकॉर्न। याद रखना, आज ही जाइए नेट पर इसकी इमेज देखिए, देन आफ्टर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द यूनिकॉर्न। क्लियर? समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि आप इजीली समझ जाओगे कि पूरी पिक्चर क्या है यूनिकॉर्न की। क्लियर? अब क्या है, इंडिया और जापान के बीच में 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। क्या हुआ था? एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और जापान के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। किसका? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और जापान के बीच में। अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है? बट ये पहली बार हो रहा है, वी कैन से सिंस 2015 में पहली बार हो रहा है 2024 में कि जापान कंट्री हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है। क्लियर? डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है। तो ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए कि जापान कंट्री भी हमको अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है। और इवन हमारा 2015 में ही जापान के संग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट है। तो अभी तक 9 साल तक हमने टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करी है जापान से इंडिया में। और ये पहली बार होने जा रहा है कि इंडिया और जापान दोनों मिलके यूनिकॉर्न बनाएंगी। क्या बनाएंगी? यूनिकॉर्न बनाएंगी, जो कि स्टिल्थ कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। क्या करेगा? इंडिया की जो वारशिप है उनकी स्टिल्थ कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे, इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट साइन किया यूनिकॉर्न फॉर नवल वारशिप के लिए। क्लियर? क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर।
नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है दोस्तों कि डीआरडीओ ने अभी टेस्ट फायर कर लिया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। क्या है हाइपरसोनिक मिसाइल, होती क्या है? पहले तो सर आप ये समझाइए हमें कि हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है, ये बताइए। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है इसकी स्पीड इतनी होती है कि 5 टाइम टू 25 टाइम्स ऑफ दी मोर देन स्पीड ऑफ दी साउंड। जो हमारा हम बोल रहे हैं, जो हमारे साउंड की स्पीड है उससे भी स्पीड ज्यादा है किसकी? हाइपरसोनिक मिसाइल की। कितनी? 5 गुना, 5 टाइम्स टू 25 टाइम्स ऑफ साउंड स्पीड। साउंड की स्पीड से भी 5 गुना से लेकर 25 गुना, जो हिंदी में बोलते हैं गुना, टाइम्स को क्या बोलते हैं? गुना। 5 गुना से लेकर 25 गुना तक इसकी स्पीड है, जो साउंड की स्पीड है। और साउंड की स्पीड हमेशा मेजर करी जाती है मैक में। किसमें मेजर करी जाती है? 0 मैक, 2 मैक या मैक में। क्लियर? अब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि ठीक है सर ये बताइए हाइपरसोनिक। अब इंडिया ने पहली बार, इंडिया पे ये पहली मिसाइल है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका डीआरडीओ ने टेस्ट कर लिया है, जिसकी रेंज है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज कितनी है? 1500 किलोमीटर हाइपरसोनिक की मिसाइल की रेंज है। क्लियर? इसके साथ साथ ये कहां पर टेस्ट किया है तो ये भी याद रखना, ये करा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा में एक आइलैंड पर डीआरडीओ का टेस्ट कैपेबिलिटी है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से है। वहां पर इसका टेस्ट फायर किया है। क्या किया है? हाइपरसोनिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट फायर कर लिया है इंडिया ने। क्लियर? तो ये मेंशन करके आया ना। तो इसी के साथ 17 नवंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।